आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मोमेंटम पर स्टडी कर लिया था और थोड़ा सा टाइम मैंने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, तो आज फिर से हम डीप में न्यूटन सेकंड लॉ स्टडी करेंगे। तो इसमें स्टडी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? तो आंसर है जितने भी लॉ है सारे के सारे लॉ हमारी लाइफ से रिलेटेड लॉ है। ठीक है, ओके। किस तरह का लॉ है ये हमको ये बताता है चेंज इन मोमेंटम के बारे में। किस टॉपिक के बारे में बताता है ना? चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों को याद रहता है m v। मास उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक, तो मोमेंटम चेंज किसके कारण की वजह से हो सकता है? तो आंसर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा? बेटा मोमेंटम। ठीक है, एक कार मोशन में है, ओके, हमने उसको फोर्स लगाया और उसके मोशन को हमको जीरो कर देना है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या करना चाहते हैं? जीरो। यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या में चेंज होगा? मोमेंटम में। तो हमने उसको फोर्स लगाया भी, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा, बिना फोर्स लगाए आप मोमेंटम में चेंज नहीं करोगे। तो हमने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी कुछ भी थी, मान लीजिए 50 वेलोसिटी थी, फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और टाइम लग गया 15 सेकंड। एक केस में एक दूसरी मोटरसाइकिल आती है, उसकी वेलोसिटी भी 50 है, उसमें भी हमने फोर्स लगाया, बट उसमें जब हमने फोर्स लगाया तो 10 सेकंड हमने देखा ये रुक जाती है। पहली वाली कितने सेकंड में रुकी बेटा? 15 में। दूसरी वाली कितने सेकंड में रुकी बेटा? 10 में। तो दोनों का मोमेंटम जीरो होता है, एक में टाइम ज्यादा लगता है, एक में टाइम कम लगता है। ऐसा कैसे हो गया होगा? तो आंसर है दोनों में फोर्स लगाने का एक्शन डिफरेंट होगा। एक में हमने बहुत तेजी से फोर्स लगाया, तुरंत जीरो हो गई। एक में स्लो करके फोर्स लगाया, आराम जीरो होती है। तो इस तरह से फोर्स लगाकर हम वेलोसिटी में चेंज लाते तो हम कहते हैं इसके मोमेंटम में क्या है? चेंज। बट आया कैसे? फोर्स लगा। मार्केट के लिए मोटरसाइकिल खरीद के लाते हैं 100 सीसी की। अब 100 सीसी की मोटरसाइकिल को हमने चलाया और उसकी स्पीड हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो 100 की स्पीड में चलना चाहते हैं, तो हमने उसमें जोर से एक्सीलरेटर दिया, गियर डाला और जोर से एक्सीलरेटर दिया। 20 सेकंड में जाकर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 100। ओके, हमको पसंद नहीं आया कि 20 सेकंड लगते हैं तब जाके इसकी स्पीड कितनी पहुंच पाती है? 100। ओके, तो हमने दूसरी मोटरसाइकिल खरीदी, 150 सीसी की थी, उसमें जब एक्सीलरेटर दिया तो हमने देखा 10 सेकंड में 100 की स्पीड में पहुंच गए। ठीक है, तो उसमें फोर्स का मोमेंट, फोर्स लगाने का टेक्निक इतना अच्छा था कि उसने बड़ी जल्दी मोमेंटम को चेंज कर दिया। जीरो देखा पहुंचा दिया 100, और पहले वाली मोटरसाइकिल ने जीरो से 100 पहुंचाने में कितना टाइम दिया? 20, और एक ने कितना टाइम दिया? 10। तो ये जो चेंज हो रहा है, इसी चेंज का नाम क्या है? सेकंड। बस तो सेकंड लॉ लिख लेते हैं। सेकंड लॉ को क्या बताता है? यहाँ लिख देते हैं, rate of change of momentum is directly proportional force applied on, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। दैट इज, इसी चीज को हम इस तरह देख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। तो इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड। तो F इक्वल टू m न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, वो इसकी कैलकुलेशन करके फॉर्मूला फोर्स निकालने का एक तरीका है। न्यूटन सेकंड लॉ इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव कैसे करेंगे। एक छोटा सा प्रूफ है इसका, देखिए कैसे करने वाले हैं। A body
and mass small m with and mass small m moving with velocity moving with velocity in particular direction. But if you say a body has mass small m moving with velocity v in particular direction, then its momentum. तो इसका मोमेंटम क्या होगा? P1 मान दिया हमने. क्या मान दिया बेटा? P1. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? ओके. Now, a force applied at a time delta t, a force applied on a object, इस तरह से लिखें, a force applied on a body at time delta t, then its velocity v, then its velocity change. तो यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी हम u मान लिया था. इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मानी? u. तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उसको हमने कितना मान लिया? ठीक है. then its velocity change v. ओके. its momentum. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P2 इक्वल टू, यस बताइए, मास इनटू वेलोसिटी. ओके. तो पहले उसकी वेलोसिटी u थी, तब वो वाला मोमेंटम था. अब फोर्स लगाया हमने डेल्टा टी टाइम के लिए, तो अब उसका मोमेंटम चेंज हो गया, इतना हो गया. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे? देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम कैसे लगाया था? डेल्टा टी करके. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? याद रखिए, ये कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरत पड़ेगा. P2 माइनस P1, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम. P2 की वैल्यू बताइए mv, P1 की वैल्यू बताइए mv. कितना आया? m कांस्टेंट है, बाहर आ गया. ओके. तो ये कितना आ गया? डेल्टा टी, राइट. अब हम निकालेंगे देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको कहा जाता है? तो आंसर है, इसको इस तरह लिखते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. रेट का मतलब समझ लो, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? m d u अपॉन डेल्टा टी, राइट. ओके. इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? m v माइनस u अपॉन इधर डाल लीजिए, ये आ गया. आप इसको क्या बोलते हैं? लॉस की मल्टीप्लाई टाइम. क्या होता है ये? एक्सेलरेशन. तो फोर्स m ये आ गया. अब फिजिक्स में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. वो कांस्टेंट क्या है? k. अब ये कांस्टेंट हमको पसंद नहीं है तो हम उसको बंद कर देना चाहते हैं और हम अपना फॉर्मूला रखना चाहते हैं केवल F इक्वल टू ma. तो कांस्टेंट को बंद करने की टेक्निक आप एक बार याद रख लेंगे, उसके बाद जगह जगह ऐसी सिचुएशन आई तो आप कर पाएंगे.
ओके, तो कांस्टेंट को हल करने की टेक्निक ये है कि जो भी फिजिक्स की क्वांटिटी हम पहली बार स्टडी करते हैं तो ऐसा सिस्टम उनको ये सुविधा देता है कि आप सबकी वैल्यू को क्या मान सकते हो 1। तो हम पहली बार फोर्स को स्टडी कर रहे हैं तो मान के चलेंगे तो हमको फोर्स की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। किसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी? फोर्स। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने 1 kg का मास लिया और उसको फोर्स लगाया जिससे उसमें एक्सेलरेशन आ गया 1 यूनिट। तो हम कहेंगे उसका फोर्स भी कितना लग रहा होगा 1 यूनिट। तो इस समय हमने सबको क्या कर दिया 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इसमें एक सेंटेंस हम याद रखेंगे, द यूनिट्स ऑफ F, M and A are so chosen that K equal to 1। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है और इस सेंटेंस को याद रख के हमने K की वैल्यू कितनी कर दी 1। तो जैसे हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी M A। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप याद रखेंगे और उस सेंटेंस की बेसिस पर हमने K की वैल्यू क्या करती है 1। और ये आपको सेंटेंस हर जगह यूज करना है जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन आएगी कांस्टेंट। लेकिन एक कंडीशन है, हम मास को पहले से जानते थे, हमने डिफाइन किया हुआ था, ए को भी हमने पहले से डिफाइन किया हुआ था, बट फोर्स को अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने फोर्स को 1 कर पाए क्योंकि हम फोर्स की स्टडी पहली बार कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब हमने फोर्स की डेफिनेशन बना ली कि 1 kg के मास पर इतना फोर्स लगाएंगे कि उसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब उस पर जितना फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का नाम क्या 1 मीटर। अब इसके बाद अब फोर्स को हम दोबारा से फोर्स के लिए इस चीज को हम मत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। ओके डन। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर क्या बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया किसका फोर्स। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड लॉ पढ़ने के बाद हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हमको एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करनी है जो कि फोर्स के रिलेटेड है, जिसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, किसको कहते हैं? ओके, तो ये कुछ इस तरह से है कि हम जा रहे हैं इस तरफ, देख रहे हैं इस तरफ और अचानक से हमने पैर जमीन पर रखा और इधर से एक मोटरसाइकिल आई और हमारे पैर पर चलकर चली गई, तो हमको पता भी नहीं चला। दैट इज इम्पल्स। इसमें हुआ क्या, बड़ा फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स अप्लाई कितने टाइम के लिए हुआ, स्मॉल टाइम के लिए, दैट इज इम्पल्स। अ वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड एट वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज इम्पल्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। इसी तरह से कभी पिताजी का तमाचा खाया होगा आप लोगों ने? नहीं सर, आज नहीं खाया तमाचा। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, बहुत जोर से गलता है वेरी स्मॉल टाइम के लिए, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, तो ये इम्पल्स होता है। सो वेरी लार्ज applied on a body for very small time। ठीक है, तो ये इम्पल्स होता है a very large force applied on a body for very small time interval, that is impulse। ओके, अब इम्पल्स का हम लोगों ने डेफिनेशन बनाकर उसका फॉर्मूला बनाया। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स को हम एक नोटेशन दे देते हैं आई। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स बेसिकली फोर्स होता है, लेकिन हम इसको फोर्स नहीं कहते जब ये किससे अटैच है, टाइम। ठीक है, हमने एक कील ली और एक नेल ली, उसको हमको दीवार में ड्रिल करना है, ठोकना है उसको, तो हम एमआर नहीं है उसको हिट करेंगे तो बहुत जोर से फोर्स लगाते हैं वेरी स्मॉल टाइम के लिए, नेल तक चला जाता है, बॉल के अंदर चला जाता है, दैट इज इम्पल्स। तो यहाँ पर फोर्स का इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, टाइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसलिए इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बना बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करना चाहेंगे कुछ इस तरह से। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सामने से एक मोटरसाइकिल आती है, वो आपके पैर पे से ऐसे चलकर चली गई, वेरी स्मॉल टाइम में निकल गई, तो इतना बड़ा फोर्स आया और अचानक से चला गया।
अगर वो मोटरसाइकिल आपके पैर पे खड़ी हो जाती है आपको क्या होगा? यस, बहुत ज्यादा दर्द होता, बट पहले दर्द नहीं हुआ। तो हम उसका स्लो मोशन में देखिए, अगर हम उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो स्लो मोशन में उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? ध्यान से देखिए, ये हमने फोर्स अप्लाई करना है और ये टाइम। तो हमने क्या देखा कि ये फोर्स ऐसे बनता है, तो ये फोर्स स्टार्टिंग में कम था, फिर बड़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ और फिर जीरो हो गया। सोचिए कि यहाँ से टायर आया इस तरह से टायर आया, तो पहले थोड़ा सा टच किया तो स्मॉल फोर्स, फिर टायर का और हिस्सा आया, फोर्स बढ़ा, टायर का जो हिस्सा आ गया वो मैक्सिमम हो गया, अब टायर का वो हिस्सा चला गया, फोर्स धीरे धीरे क्या हो गया? जीरो। तो इस तरह से ये फोर्स चेंज होगा। ठीक है, तो ये उसका क्या बनता है? एरिया ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द FT ग्राफ गिव्स इम्पल्स। तो इसका जो एरिया है इस ग्राफ का, वो हमको क्या देता है? FT ग्राफ में इम्पल्स देता है। अब इससे हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू आई। तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? ये ग्राफ में स्टार्टिंग में ये फोर्स जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो गया? कम होते चला गया। तो ये एक एवरेज फोर्स है। तो ये कौन सा फोर्स है बेटा? एवरेज फोर्स है। तो इस एवरेज फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? आई अपॉन टी। ठीक है, आई अपॉन टी, दिस इज एवरेज फोर्स, याद रखिए। अब इसमें अगली चीज समझिए, अब इसी इम्पल्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास दूसरा टेक्निक भी होता है, जिसमें हम लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ भी हमने स्टडी किया है। क्या बताना है न्यूटन सेकंड लॉ हमको? यस, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन, ध्यान दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों ने फोर्स की स्टडी की हुई थी। फोर्स क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा T मल्टीप्लाई क्या हुआ? फोर्स डेल्टा P। इसी का नाम क्या है? इम्पल्स। ये इम्पल्स किसके इक्वल है? तो आंसर है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। ये वाली कैलकुलेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। देखिए, चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखा जाता है बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आपका क्या आया? यस, m v माइनस u। तो ये आपका क्या बन गया? मतलब कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपको एक बॉल दी फेंक कर, उसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए उसकी पूरी वेलोसिटी हो, बॉल का मास मान लीजिए, बॉल का मास है 2 kg, कितना मास है? 2 kg, और उसकी एक वेलोसिटी है इनिशियल, वो वेलोसिटी मैंने आपको बताई 10 मीटर पर सेकेंड। 2 kg की बॉल को मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ओके, और उसकी वेलोसिटी को मैं क्या कर देना चाहता हूँ? जीरो कर देना चाहता हूँ। क्या कर देना चाहता हूँ? जीरो। तो अगर मैं जीरो करूंगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। और मोमेंटम में जब चेंज आता है, क्या आता है बेटा? चेंज। तो फिर से मास कितना है? 2, और वेलोसिटी कितनी है? 10, तो उसका मोमेंटम कितना है? 2 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आया? 20 kg मीटर पर सेकेंड। और इस मोमेंटम को मैं क्या करना चाहता हूँ? जीरो। तो जीरो करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? एवरेज फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब फिर से देखिए जरा इसी पर बेस्ड एग्जांपल। अब आई की जगह मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, डेल्टा टी एवरेज फोर्स इक्वल टू, ये क्या लिखा है? m v माइनस यू। तो यहाँ से मैंने निकाला एवरेज फोर्स का फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये किसकी कैलकुलेशन है? एवरेज फोर्स की कैलकुलेशन है, जो हमको बताते हो। ये गेंद का मास कितना था? m, वेलोसिटी इतनी थी, तो उसके बाद इतना मोमेंटम था। इसको कुछ टाइम लगा, वो टाइम मैंने आपको दिया 0.1 सेकेंड, और अब 0.1 सेकेंड देने पर इसका मोमेंटम P1 से कितना हो गया? P2। बताइए कितना चेंज हुआ?
तो आप वीक निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, मास में क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, टाइम कितना लग गया है। ओके, तो ये सब कैलकुलेशन आप इन फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। अब जरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये फोर्स और ये टाइम, इनका आपस में कैसा रिलेशन है। तो दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एवरेज फोर्स का टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बड़े एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं। वही एग्जांपल हमारे एग्जाम में आते हैं। किस तरह के एग्जांपल होते हैं? एक क्रिकेटर ने बॉल को फेंका और एक आदमी ने गेंद को कैच किया। कैच करते समय वो क्या करता है? अपने हाथ को पीछे करता है। यस सर, फोर्स कम हो जाता है। पीछे करने का मतलब क्या है? पीछे करने का मतलब यह है कि देखिए, फिर से हमने गेंद को फेंका, गेंद के पास कुछ मास है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी अभी है। अब जैसे मैं उसको कैच करूंगा तो उसकी वेलोसिटी को मैं क्या करना चाहता हूँ? 0, और 0 करने में मुझे क्या लगेगा? टाइम। तो वो मेरे हाथ में कितना फोर्स अप्लाई करेगी बॉल। इससे कैलकुलेशन करोगे इस फॉर्मूले से। तो अब देखिए, अगर मैं उसको तुरंत यहीं पर रोक लूंगा तो उसकी वेलोसिटी तुरंत 0 हो गई। तो टाइम कितना लगा? बहुत कम टाइम लगा। तो वेरी लार्ज फोर्स, तो उस समय को हमारे हाथ में बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है। क्योंकि हम तुरंत रोक लेंगे, फास्ट वेलोसिटी थी, एक टाइम ही नहीं दिया वेलोसिटी को, मतलब मोमेंटम को चेंज होने का टाइम ही नहीं दिया। तो उस समय हमारे हाथ में कैसा फोर्स लगेगा? वेरी लार्ज। अच्छा, अब हमने क्या किया? गेंद को यहाँ पर नहीं पकड़ा, पीछे पकड़ते पकड़ते पीछे ले गए। तो इस समय गेंद के पास मोशन है और अब उसकी वेलोसिटी को आप आराम से 0 कर रहे हैं। तो टाइम लगा नहीं लगा? तो पहले टाइम 1 सेकंड लगा था, अब टाइम लगा दिया आपने 0.1 सेकंड, और 0.1 सेकंड में आपने उसकी वेलोसिटी को 0 किया तो मोमेंटम में चेंज हुआ। तो इस समय जो आपके हाथ पर फोर्स लगेगा वो कम फोर्स होगा, तो आपके हाथ को चोट नहीं लगेगी। इसी तरह से सर्कस में आपने देखा होगा, जो सर्कस करते हैं, करतब दिखाते हो क्या करते हैं? कूद जाते हैं छत पे से, लेकिन उनको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि नीचे वो गद्दे बिछा के रखते हैं। गद्दे क्यों बिछाए जाते हैं? ताकि चोट ना लगे। तो गद्दे बिछाने से होता क्या है? देखिए, जब वो आदमी ऊपर से गिरा, उसका मास है, उसके बाद वेलोसिटी है, उसके बाद क्या होगा? मोमेंटम। जैसे ही वो हिट करेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। तो अब उसने गद्दे पर पड़ा, जैसे ही गद्दे पर गिरा तो गद्दा दबता है, एकदम से उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई। तो गद्दे को दबने में क्या लगा? टाइम लगा, और टाइम लग कर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हुई? 0। और अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स का इफेक्ट, एफर्ट ऑफ फोर्स कैसा हो गया? वेरी लो हो गया, तो उसको चोट नहीं लगती। और अगर हमने गद्दा गादी वाले खुदा दिया तो क्या होगा? झपट जाएगा, तुरंत सर्कस बंद हो जाएगा। तुरंत इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा, तो वेरी लार्ज फोर्स पे अप्लाई होगा, तो उसको चोट लगने का खतरा हो सकता है। इसी तरह से हम गाड़ियों में शॉकर लगाते हैं। क्या लगाते होगा? शॉकर। अब जब ये शॉकर लगे होते हैं ना, और जब गाड़ी जर्क पर से निकलती है तो उस समय आपको यकीन नहीं होगा इतना ज्यादा फोर्स हमारी बॉडी पर अप्लाई होता है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बेड पर जाते हैं, सर बनाते हुए चले जाते हैं, और हमको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता। थोड़ा सा उछले और वापस आ गए। उसमें भी क्या होता है? शॉकर लगे रहते हैं। तो जब जर्क आता है तो फोर्स अप्लाई हुआ तो शॉकर दबेगा, तो आराम से वो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि टाइम दे दिया ना दबने में, तो वेलोसिटी धीरे धीरे शुरू होकर 0 हो गई। शॉकर नहीं लगेगा तो आप चला के देखिए बिना शॉकर वाली गाड़ी, और नहीं चोट लगने का खतरा रहता है। एनीवे, तो ये जितने भी आपने इधर ध्यान दीजिए, ये जितने भी एग्जांपल आपने देखे सारे के सारे किसके हैं? न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार आपको ये करना होगा, चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला याद रखिए, इंपल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। जिसमें आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, आप इंपल्स निकाल लेंगे, और इंपल्स निकाल लेंगे तो आप किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? एवरेज फोर्स। क्योंकि यहाँ जो फोर्स यूज कर रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? एवरेज फोर्स है, और वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू नहीं रख सकते। तो इस फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम निकालना, तब जाके आप क्या निकाल पाओगे? यस, तो फिर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट